स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और लास्ट टाइम हमने इसमें डिस्कस किया था एटॉमिक न्यूक्लियस, चार्ज नंबर और मास नंबर और आइसोटोप्स को देखा था। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटम्स रिलीज एनर्जी टू बिकम स्टेबल। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अनस्टेबल एटम्स एनर्जी को रिलीज करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब हमारे पास होता है इस तरह से एक्चुअली कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम्स इस तरह के होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनका जो न्यूक्लियस है, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक एटम, उसकी स्टेबिलिटी इस चीज़ में है कि उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 होने चाहिए, और अगर उसके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए या इसी तरह प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है। अब उस अनस्टेबल को स्टेबल में चेंज करने के लिए तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जितनी जल्दी वो स्टेबल हो जाए। तो इस दौरान क्या होता है कि जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट मतलब जो अनस्टेबल होता है, जब एक डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है, यानी कि एक स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होता है, स्टेबल एटम में चेंज होता है, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। अब वो एनर्जी क्या होती है, वो पार्टिकल्स की शक्ल में भी होती है और वेव्स की शक्ल में भी होती है। यानी कि कभी ऐसा होता है कि वो पार्टिकल्स इमिट कर रहा होता है और कभी वेव्स इमिट कर रहा होता है। वो हम इस चीज़ को फर्दर डिस्कस करेंगे। दिस एनर्जी इज गिवन ऑफ एस रेडिएशन। ये एनर्जी रेडिएशन की शक्ल में निकलती है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स आर वेव्स, जो कि पार्टिकल की शक्ल में भी हो सकती है और वेव्स की शक्ल में भी हो सकती है। तो सिंपली हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें अनस्टेबल एटम्स जो हैं वो स्टेबल आइटम्स में चेंज हो जाते हैं और उस दौरान वो कुछ पार्टिकल्स या वेव्स वगैरह को इमिट करते हैं। सम एलिमेंट्स आर नेचुरली रेडियोएक्टिव। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली रेडियोएक्टिव होते हैं, यानी कि वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। वाइल अदर्स कैन बी मेड रेडियोएक्टिव इन लेबॉर्ट्रीज। जबकि कुछ इस तरह से होता है कि हमें उन्हें खुद अनस्टेबल बनाना पड़ता है। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स, कुछ एटम्स इस तरह के होते हैं बच्चों कि अब वो स्टेबल होते हैं ऑलरेडी, लेकिन हम अगर रेडिएशन वगैरह को हासिल करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें खुद अनस्टेबल बनाते हैं पहले। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी एलिमेंट है और वो बिल्कुल स्टेबल है, हम उस पर न्यूट्रॉन की बुछाड़ करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होकर वो फिर रेडिएशन को इमिट करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो इस तरह से भी हम लेबॉर्ट्री में करते हैं। हेनरी बेक्वेरेल डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिविटी इन 1896। हेनरी बेक्वेरेल ने इस फिनोमिना को 1896 में डिस्कवर किया एंड लेटर, और बाद में मैरी क्यूरी एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड स्टडीड इट फर्दर, और फिर इन दो लोगों ने उसे मजीद पढ़ा। एटम्स हैव अ न्यूक्लियस मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और उसके इर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Some nuclei become unstable due to an imbalance of protons and neutrons or excess energy inside। अब ये वो इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है वो फर्दर कि क्या कहता है। वो कहते हैं कुछ न्यूक्लियाई मतलब कुछ न्यूक्लियस इस तरह के होते हैं कि वो अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर बहुत ज़्यादा उनके पास एनर्जी होती है, यानी इनकी तादाद जो है वो इम्बैलेंस होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल उसके पास अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसे 4 चाहिए तो 5 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। फिर उस दौरान क्या होता है, टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए द न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है एंड गिव्स ऑफ रेडिएशन इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। और वो क्या करता है, वो रेडिएशन इमिट करता है जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। दिस हैपन्स नेचुरली एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। और ये कुदरती होता है और इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी एलिमेंट खुद ब खुद ही रेडिएशन इमिट करते हैं, खुद ब खुद ही स्टेबल होते हैं, हमें नहीं करना पड़ता। इट इज स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद होता है, एंड रैंडम, और रैंडम होता है। वाइल वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन अ सिंगल एटम विल डिके। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कोई भी एटम कब डिके हो जाएगा, यानी कि कब वो टूट जाएगा, यानी कि वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। बट इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स डिके फॉलोज अ पैटर्न। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एटम्स की तादाद हो तो वो एक तरीके के साथ ही हो रहे होते हैं। तो बच्चों डू यू नो भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आपने इसमें से कितना करना है। मैरी क्यूरी Skłodowska Curie, a French physicist and chemist, was the first woman to receive a Nobel Prize। मैरी क्यूरी एक पहली फिजिक्स्ट और केमिस्ट थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, एंड दी ओनली वुमेन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइजेस, और ये वाहिद खातून है जिन्हें 2 नोबेल प्राइज़ दिए गए। वाइल स्टडिंग यूरेनियम रेस, जब वो यूरेनियम की रेस को स्टडी कर रही थी, शी डिस्कवर्ड न्यू एलिमेंट्स, इसने 2 नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, एंड नेम्ड देम, जिनका नाम था पोलोनियम एंड रेडियम। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मैरी क्यूरी ने 2 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, पोलोनियम और रेडियम। सो बच्चों, हमने अभी देखा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। सो लेट्स डिस्कस इट ब्रीफली। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ से बुक से निशान लगवा देती हूँ कि आपने बुक से क्या करना है। आपने यहाँ से सबसे पहले ऊपर से करना है, रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल एटम्स रिलीज एनर्जी टू बिकम स्टेबल। आपने यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद
आपने नीचे आ जाना है, फोर्थ लाइन पर आपने कहना है हेनरी बेक्वेरेल डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिविटी इन 1896 एंड लेटर मैरी क्यूरी एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड स्टडीड इट फर्दर। फिर आपने ये करना है, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है बिल्कुल यहाँ पे, टू बिकम स्टेबल द न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन एंड गिव्स ऑफ रेडिएशन इन अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके, दिस हैपन्स नेचुरली एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट इज स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम। यहाँ तक आपने करना है, यानी कि हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन है रेडियोएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है इसमें। अब बच्चों हम देखते हैं एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस का एमिशन, यानी कि मैंने आपको बताया था कि रेडियोएक्टिविटी का जब फिनोमिना होता है तो एक अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, और उस दौरान वो क्या करता है, कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है। तो वो रेडिएशंस बच्चों क्या होती है असल में, वो ये होती हैं अल्फा बीटा और गैमा। रेडियोएक्टिव डिके रिलीजेस 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन। इस फिनोमिना के दौरान 3 तरह की रेडिएशन इमिट की होती हैं, अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशन, ईच विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो सबसे पहले हम अल्फा को पढ़ लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लाई। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, असल में ये हीलियम, जिस तरह से हीलियम एटम है ना हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह के होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ईच। इनके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दे कैरी अ +2 चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। और ई की वैल्यू लिखी हुई है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। बच्चों हमने यहाँ से देखा कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। इसका मतलब अगर इसके पास 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड आर रिलेटिवली लार्ज, इनका साइज़ बड़ा होता है, एंड हैवी, और ये हैवी होते हैं। इनका साइज़ कितना होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट। बच्चों ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, देखो जैसे हम अगर बड़े पैमाने पे देखते हैं तो मैस का यूनिट किलोग्राम है, हम मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे एटम्स, बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, तो इनका साइज़ हम मेजर करने के लिए किलोग्राम को यूनिट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो ये फिर बहुत छोटी सी वैल्यू देगा। तो उसके लिए फिर हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। आई होप आपने पहले इसको पढ़ा होगा। ड्यू टू देयर साइज अल्फा पार्टिकल्स हैव लो पेनिट्रेशन पावर। अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर लो होती है। पेनिट्रेशन क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक कागज़ का टुकड़ा रखा और उसमें से आप कोई पार्टिकल्स को गुजारो, तो अगर वो उसमें से गुजर जाते हैं तो हम कहते हैं इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है, और अगर वो नहीं गुजर पाते तो हम कहते हैं लो है। यानी कि किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में से गुजर जाना, उसको पेनिट्रेट करना कहते हैं। ठीक है, ये होता है पेनिट्रेट करना। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लाई होते हैं, इनके 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है और ये हैवी होते हैं, और इनके साइज़ की वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या है, इनकी लो पेनिट्रेशन पावर है, एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अ शीट ऑफ पेपर। और अगर आप एक शीट ऑफ पेपर भी रख देते हो ना, ये पेपर रख देते हो, तो उसमें से भी ये नहीं गुजर पाते, इतनी इनकी लो पेनिट्रेशन पावर होती है। आर अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ एयर, इवन दो ये ज़्यादा फासले पर हवा है ना, अगर हवा में से भी नहीं गुजर पाते, यानी कि इतनी इनकी पेनिट्रेशन पावर लो होती है। हाउएवर दे हैव हाई आयोनाइजिंग पावर, लेकिन इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, ये किसी भी चीज़ की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो आयंस में चेंज हो जाए। कोई भी एटम की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसकी वजह से वो आयन में चेंज हो जाए, मतलब उसकी वो प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रॉन को देने या हासिल करने की सलाहियत रखता हो, तभी आयन बनता है ना। जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है, तो तब वो उस पर चार्ज आ जाता है और वो आयन बन जाता है। तो आयनाइजिंग पावर इसकी बहुत तेज़ होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से दे भी देता है और ले भी लेता है। मीनिंग दे स्ट्रॉन्गली अफेक्ट अदर एटम्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विद। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी एटम इसके करीब आएगा इसके साथ फ़ौरन कॉन्टैक्ट में आ जाता है। यानी कि अगर कोई एटम इसके करीब आए और उससे ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, फ़ौरन दे देता है, उसके पास ज़्यादा, ये फ़ौरन उससे ले लेता है, यानी इसके पास ये एबिलिटी होती है। तो ये हो गए अल्फा पार्टिकल्स। अब बीटा देखते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होता है। बीटा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पॉजिट्रॉन्स होते हैं, एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से निकलते हैं। बच्चों देखो अब बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखो बीटा पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर तो हम इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इनको पॉजिट्रॉन्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन असल में एक ही चीज़ होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में फ़र्क सिर्फ इतना है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव होता है। दे कैरी -1 चार्ज, उनके ऊपर माइनस ई चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का है, और प्लस ई चार्ज पॉजिट्रॉन्स का, एंड हैव अ वेरी स्मॉल मैस, इनका मैस बहुत छोटा होता है। बीटा रेडिएशन हैज़ मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो दरमियानी से होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। इट कैन पास थ्रू पेपर, ये पेपर में से तो गुजर सकते हैं, बट इज स्टॉप्ड बाय अ फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम, लेकिन अगर इनके सामने एल्यूमिनियम रखेंगे तो उसमें से ये नहीं गुजर पाते। देयर आयोनाइजिंग पावर इज मॉडरेट, इनकी आयोनाइजिंग पावर भी मॉडरेट ही होती है, दरमियानी से होती है। मीनिंग दे काज लेस आयोनाइजेशन देन अल्फा पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल से कम होती है, बट मोर देन गामा रेज, लेकिन गामा रेज से ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये जो होती है इनकी पेनिट्रेशन पावर मॉडरेट होती है, और इनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो इस तरह से है कि अल्फा पार्टिकल से कम है लेकिन गैमा से ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गैमा रेडिएशंस। बच्चों यहाँ पे आपने एक और किया होगा कि
जो अल्फा है वो भी पार्टिकल्स है, बीटा वो भी पार्टिकल्स है, और गैमा जो है ना वो असल में रेडिएशंस होती हैं। कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि ये वेव्स होती हैं जिनको फोटोन्स भी कहा जाता है। मेकिंग दैम मैसलेस, हमने पढ़ा था कि फोटोन्स क्या होते हैं, मैसलेस होते हैं, तो ये मैसलेस होते हैं एंड न्यूट्रल, और न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इन रेडिएशंस पर। गैमा रेज आर एमिटेड आउट ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये कब निकलती है, ये सिर्फ तब निकलती है जैसे अगर कोई एक हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अनस्टेबल किस तरह से है कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा है, बल्कि वो उसकी एनर्जी, यानी कि जब न्यूक्लियस इस तरह से हो जाता है कि उसका, आप कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। आप उस एनर्जी को, अपनी अनस्टेबिलिटी को रिकवर करने के लिए वो फिर कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है, यानी कि एनर्जी को खारिज करता है, तो जिससे क्या होता है कि गैमा रेज निकलती हैं। गैमा रेज हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अलाउइंग दैम टू पास थ्रू थिक मटेरियल्स, ये बहुत घने मटेरियल्स में से भी गुजर जाती हैं, जैसे अलाउइंग दैम टू पास थ्रू, जैसे लाइक लेड और कंक्रीट, यानी कि लेड या कंक्रीट वगैरह से में से भी गुजर सकती हैं। हाउएवर दे हैव लो आयनाइजिंग पावर, लेकिन इनकी आयनाइजिंग पावर्स कम होती है। मीनिंग दे कॉज मच लेस आयनाइजेशन कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, इनकी आयनाइजेशन पावर जो है वो अल्फा और बीटा पार्टिकल से भी कम होती है। क्यों होती है, देखो बच्चों सोचो खुद, क्योंकि ये तो खुद न्यूट्रल है, इनके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और बाकी दूसरे पार्टिकल्स पर काइंड ऑफ चार्ज है, तो इस वजह से इनकी, और इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स पे, तो अल्फा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है। जबकि बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजिंग पावर और जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो दोनों मॉडरेट हैं, और गैमा की अगर हम बात करें तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है और इसकी जो आयनाइजिंग पावर है वो सबसे कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। अब हम ज़रा साइड पे जो बॉक्स लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल्स आर द हैवीएस्ट एंड स्लोएस्ट ऑफ द 3 कॉमन रेडिएशन टाइप्स। वो कहते हैं अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भारी है वो अल्फा पार्टिकल्स है इन तीनों में से, और स्पीड सबसे ज़्यादा कम जो है, स्लो जो है वो अल्फा पार्टिकल्स है। दे कैन नॉट पेनिट्रेट अ शीट ऑफ पेपर, वो एक पेपर जो शीट है उसमें से भी नहीं गुजर सकते, बट कैन कॉज वेयर डैमेज इफ़ इनहेल्ड और इंजेस्टेड, लेकिन अगर हम उन्हें इनहेल कर लें तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। ज़रा आपने इस चीज़ को देखना है, अल्फा पार्टिकल्स को ज़रा देखो। जब भी हमारे पास क्या होता है कि ये देखो जैसे XAZ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये एक अनस्टेबल है। एक क्या शो कर रहा है, उसका एटॉमिक मास नंबर यानी कि मास नंबर, और Z उसका एटॉमिक नंबर यानी कि चार्ज नंबर शो कर रहा है। अब हुआ क्या, उसने अल्फा पार्टिकल निकाला है। अल्फा पार्टिकल क्या, वही हीलियम 42। तो अब जो नया बनेगा यानी कि जो Y है वो उसके अंदर क्या है, उसके 4 मास नंबर कम हो गया है, और 2 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर कम हो गया है। तो समझ आ रही है आपको बात की। तो ये जो X है ये असल में क्या था, अनस्टेबल था, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई था, और Y क्या है, स्टेबल यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई है, और इसने अल्फा पार्टिकल को रिलीज़ किया। इसी तरह से जब बीटा माइनस हुआ है, तो जब बीटा माइनस डी किया होता है, तो बीटा माइनस का हमने पढ़ा था कि ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो, और बच्चों इलेक्ट्रॉन इमिट हो, और दूसरा वैसे इसकी कंडीशन ये होती है कि ये तब होता है जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाए। आपने याद रखना है, अल्फा पार्टिकल्स तब होता है कि जब न्यूक्लियस बहुत हैवी हो जाता है, तो उसमें से हैवी पार्टिकल हमें निकालना पड़ता है, जैसे कि प्रोटॉन या फिर जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन बीटा माइनस टी के तब होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए। जैसे अभी हम इसको देखते हैं, हुआ क्या कि XAZ था यानी कि वो अनस्टेबल था, तो उसमें से निकला इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का है 0 -1। -1 क्या है, उसका चार्ज नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और 0 शो कर रहा है कि उसका वो जो समझ लें कि उसका मैस नंबर है। तो अब जो नया Y बना है वो Y किस तरह से है कि Y इस तरह से है कि उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन Z उसका +1 हो गया। देखो ना बच्चों, अब Z, अब आपने गौर करना है, Y क्या है, Z+1, और E क्या है, -1, तो Z+1 -1 Z आ जाएगा। तो इनिशियली हमारा x क्या है, z, यानी हमने इसको इस तरह से बनाना होता है। समझ आ रही है, हमने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है अपनी इक्वेशन को, यानी इस साइड पर जो इक्वेशन है राइट साइड पर, वो लेफ्ट साइड पर इक्वल आनी चाहिए। यानी अगर आप देखो ना y और e को, तो ऊपर a लिखा हुआ है, साथ 0 लिखा हुआ है, तो a + 0 a, यानी कि लेफ्ट साइड पर a, और नीचे अगर आप देखते हैं z+1 -1, तो ये z आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर Z। समझ आ रही है। तो इस तरह से होता है कि जब बीटा माइनस टी के होता है तो मैस नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 जो है वो बढ़ जाता है, Z+1 हो जाता है। तो ये तब होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसी तरह बीटा प्लस टी के, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास सिचुएशन इस तरह से हो जाती है कि देखो ऐसे ही है, XAZ है हमारे पास, और इससे क्या हुआ, 0+1 इमिट हुआ है, ठीक है, यानी कि पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो अब नया बना है वो किस तरह से, YAZ-1। ये जो V लिखा हुआ है ना थोड़ा सा टिल्टेड करके, इसको आप छोड़ दो, इसको नहीं आपने कंसीडर फिलहाल करना है। ये ना बच्चों न्यूट्रिनो होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इसका आपने ज़्यादा गौर नहीं करना।
तो इस तरह से देखना है। और गैमा डिके में देखो बच्चों क्या होता है कि ये तब होता है जिससे मैंने आपको बताया था कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाए, यानी कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसे एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। तो वो किस शक्ल में निकालता है? गैमा रेडिएशंस की शक्ल में। तो देखो एक्स ए जी था, ये जो स्टार्स है ना, ये हमें ये शो करवा रहा है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो दोबारा एक्स ए जी में ही रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ उसने एनर्जी रिलीज़ की है जो कि गैमा है। तो इसमें मैस नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, सिर्फ एनर्जी इमिट होती है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से याद कर लेना है, यानी कि अपने माइंड में रख लेना है कि अल्फ़ा में क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स यानी उसका मैस नंबर 4 कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है। और बीटा माइनस टी के में क्या होता है, उसका मैस नंबर सेम रहता है, एटॉमिक नंबर 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। और बीटा प्लस टी के में मैस नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर 1 नंबर कम हो जाता है। और गामा डी के में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रेडिएशन इमिट होती है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें ऐसे भी आ सकता है रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करो और आप बताओ कि कौन कौन सी रेडिएशन जो है वो इमिट होती है। तो आपने सबको एक्सप्लेन करना होता है। कभी ऐसे आ जाता है कि भाई अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स गामा को लाइटली सा कंपेयर करो, तो आपने वो भी कंपेयर करना होता है शॉर्ट में। कभी लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है तीनों को कंपेयर करो, तो आपने वो भी करना होगा। आपके यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि भाई अल्फा में कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होते हैं, अच्छा भाई कौन सा चार्ज होता है बताओ, इसकी आयनाइजिंग पावर ज़्यादा है कम है। इस तरह से आपसे जो है वो डिफरेंट किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आपका यहाँ से कोई भी सवाल है, आपको कहीं से समझ नहीं आई, आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, सी यू अगेन।